क्लास 12 स्टूडेंट ऑफ चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज देवगांव। आपने जीओ में लैंगिकता के बारे में पढ़ा, जिसमें एक लिंगाश्रय और उभय लिंगाश्रय। एक लिंगाश्रय से तात्पर्य ऐसे जिसमें एक लिंग यानी नर या नर युग्मक या मादा युग्मक उपस्थित हो, और उभय लिंगाश्रय जिसमें दोनों युग्मक उपस्थित हो। इस प्रकार के प्राणियों में क्या होता है? क्या सभी प्रजातियों के वृक्ष में नर तथा मादा एक लिंगी पाए जाते हैं, अथवा जिन में दोनों लिंग एक साथ प्राणी द्विलिंगी में पाए जाते हैं? आप संभवतः अनेक एक लिंगी प्राणी प्रजातियों की सूची बना सकते हैं, जिसमें केचुआ, स्पंज, टेपवर्म, चोक्स। द्विलिंगी प्राणियों में प्रारूपिक उदाहरण है जिसमें नर और मादा जनन पाए जाते हैं, एक ही प्राणी में पाए जाते हैं। तिलचट्टा एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है, जैसे कि आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पे। जीव में लैंगिकता की विविधता, द्विलिंगी प्राणी केचुआ है, एक लिंगी प्राणी काक्रोच, और फिगर में उभय लिंगाश्रयी कारक कारा, इनमें एक पादप पौधा, एक लिंगाश्रय पादक मार्केंसिया, और द्विलिंगी पुष्प शक्रण। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फिगर बना के दिखाया गया है, इसमें एक लिंगाश्रय द्विलिंगाश्रय। अब यहाँ पे साड़ी बना के दिखाई गई है, जैसा कि आप देखते हैं क्रोमोजोम्स। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जीवों में आप देखते हैं कि कोशिका के जो मुख्य भाग होते हैं, इसमें केंद्रक के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक में ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसे आप गुणसूत्र कहते हैं, और गुणसूत्र जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे वही संख्या दिखाई गई है, जिसे आप देख सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में जीव का नाम, दूसरे कॉलम में अर्धसूत्राणु गुणसूत्रों की संख्या, जो कि टोटल पूर्ण संख्या इनकी कितनी होती है, और युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या पेयर्स के रूप में कितनी होती है। तो मनुष्य में देखिए दिया है, कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, और ये जोड़े के रूप में 23 पाए जाते हैं। घरेलू मक्खी हाउस फ्लाई जिसे आप कहते हैं, इसमें 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जोड़े के रूप में 6 पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, इस कॉलम को आप फिल कर सकते हैं। युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। अब सभी विषम युग्मजीवी प्राणियों में युग्मक दो प्रकार के, नर युग्मक, प्रीवियस टॉपिक में युग्मक पढ़ा आपने, नर और मादा युग्मक। और युग्मक अगुणित क्यों होते हैं? उगुणित होते हैं चाहे उनके जनक जिससे उत्पन्न होते हैं वो अगुणित हो या द्विगुणित ही क्यों न हो। एक गुणित जनक सूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। क्या इसका अर्थ है कि जो जीव अगुणित होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन का कभी भी संपन्न नहीं होता? यानी कि यहाँ पे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, जीवों में कोशिका विभाजन की दो प्रक्रिया होती है, एक समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे विभाजन के प्रोसेस के बारे में ही आपका दिया है कि जब युग्मक संरचना बनती है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, और युग्मक का संलयन होकर युग्मनज जब बनता है, और फिर वह भ्रूण गर्भाशय में भ्रूण के बाद शरीर के सभी अंगों का विकास जब पूर्ण हो जाता है, तो एक नया जीव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे उनमें विभाजन की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में यहाँ पे दिया है। बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल, ब्रायोफाइटा से है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि पादप जगत जीव जगत वर्गीकरण, जिसमें RH व्हिटेकर ने किया, मोनेरा, फंजाइस इसका वर्गीकरण किया। तो यहाँ पे देख के दिखाया गया अगुणित पादप काय होते हैं, वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफाइटा मीन्स पादप जगत का जब वर्गीकरण आपने क्लास 9th में अपने यूपी बोर्ड से यदि पढ़ा होगा, या NCERT पैटर्न से ही अगर आपने पढ़ा होगा, तो उस बुक में आप देख सकते हैं कि पादप जगत का जब वर्गीकरण किया गया, इसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिसमें विभिन्न प्रकार के पादपों का वर्गीकरण करके उनकी विविधताएं, उनकी संरचनाओं के बारे में बताया गया है। आपने पढ़ा है उसके बारे में। तो यहाँ पे उनका फिर से एक बार जिक्र है, तो इसके बारे में आप फिर से उस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर सकते हैं, उसको बुक से पढ़ सकते हैं, और उसके बारे में अच्छे से अंतर समझ सकते हैं। तो उनकी जननी काय क्या होती हैं? द्विगुणित होती हैं। यह स्पष्ट हो चुका है अर्धसूत्री विभाजन जो न्यूनकारी विभाजन है, और जहां द्विगुणित काय अगुणित को युग्मकों का उत्पन्न करते हैं। द्विगुणित का तात्पर्य यहाँ पे यही है, जो कि पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं, जो संख्या में 46 हैं। और अगुणित का तात्पर्य जो कि युग्मक में जितने गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी नर युग्मक में 23 गुणसूत्र और मादा युग्मक में 23 गुणसूत्र। जब इनका संलयन होता है तो 23 और 23 पूर्ण से मिलकर के जब ये युग्मनज बनाते हैं, तो गुणसूत्रों की संख्या 46, जैसा कि मनुष्य का एक एग्जाम्पल मैंने देखिए आपको बताया। तो द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों का केवल एक सेट प्रत्येक युग्मक में निर्मित करता है। 1.1 का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें, जीवों में द्विगुणित और अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को भरें। क्या आपको यह अर्धसूत्री कोशिका, अर्धसूत्राणु, टूयन और युग्मकों के गुणसूत्र के बीच में कोई संबंध दिखाई देता है? नेक्स्ट टॉपिक आपका है युग्मक स्थानांतरण।
युग्म का स्थानांतरण, इनके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं। तात्पर्य है कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब एक दूसरे के निकट आते हैं तो युग्मक यानी निषेचन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। क्या आपको कोई भी आश्चर्य नहीं है कि युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील और मादा युग्मक जो होते हैं अचल या स्थानबद्ध होते हैं, वो जो एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। कुछ फंजाई, कवक और शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। इनमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिनसे होकर नरयुग्मक गति करते हैं। अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा में जल ही एक माध्यम होता है। तात्पर्य आपने पढ़ा होगा कि परागण की प्रक्रिया में स्वपरागण और परपरागण आपने पढ़ा होगा। तो पर परागण के लिए कुछ माध्यमों की आवश्यकता होती है। इसमें वायु परागण है, कीट परागण है, जल परागण के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब एक पुष्प पर कोई भी कीट उस पर बैठता है तो उसके जो परागण होते हैं वो उस कीट के शरीर से चिपक जाते हैं और फिर वही कीट जब किसी दूसरे पुष्प या उसी पुष्प के किसी दूसरे पुष्प पे जाके बैठता है तो वो इस प्रकार से नर और मादा युग्मक का संलयन होता है। कीट परागण, वायु परागण, हवा के द्वारा जो परागकण होते हैं एक पुष्प से दूर 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 जाते हैं और दूसरे पुष्प पे यह प्रक्रम को पूर्ण करते हैं। तब उसके बारे में आपका यहाँ पे देख के दिखाया गया है। तो युग्मक स्थानांतरण के लिए कुछ माध्यमों की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें एक नर युग्मक जो होते हैं चलनशील और मादा युग्मक जो होते हैं अचल या स्थिर होते हैं। तथा परिवहन के दौरान नर युग्मकों की हानि को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं। तो एक जीव के शरीर के भीतर जो नर युग्मक और मादा युग्मक जब बनते हैं तो नर युग्मकों की जो संख्या होती है वो अधिकतम होती है। तात्पर्य है कि जीव जब अपने बाह्य परिवेश में आता है तो उसे अपने वातावरणीय परिस्थितियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना होता है। यदि उसके प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो वह उसमें समाप्त हो जाता है। तो उसमें से कुछ ही उसके युग्मक बचते हैं जो कि संलयन करते हैं। तो इस कारण से इनकी संख्या कई हजार गुना अधिक होती है। बीजीय पादपों में परागण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा अंडक में अंड होते हैं। परागकण परागकोश में उत्पन्न होता है और निषेचन संपन्न होता है। उससे पहले ही यह परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंचता है। तो इसके बारे में हम अगले टॉपिक में आपको विस्तार से बताएंगे। तो यदि प्रीवियस टॉपिक में जो भी आपको बताया गया, यदि कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 ऑफ चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज, क्लास 12 स्टूडेंट ऑफ चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज, यदि बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक यदि आपको समझ में नहीं आया तो उसके बारे में आप कंसल्ट कर सकते हैं।